हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारी क्लास नंबर 4 रहने वाली है। तो आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है UGC नेट HPS जो PGT STET के कैंडिडेट हैं उनके लिए, क्योंकि HPSC ने जो सिलेबस दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो UGC नेट वाला ही सेम टू सेम है। तो दोनों के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज हमारी क्लास नंबर 4 है। जो भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से जुड़ता है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट के नाम से, तो वहाँ पर आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और आज हम क्लास नंबर 4 पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाली क्लासेस में आपको बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी और चैप्टर का नाम है इकाई नंबर 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्लास नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने दूसरी क्लास में जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी, ये हमने पढ़ी थी क्लास नंबर 2 के अंदर। और एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और उसके बाद हमने पढ़ी थी मध्यकालीन आर्य भाषाएं क्लास नंबर 3 के अंदर, मध्यकालीन आर्य भाषाएं। अब मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंदर पाली आती है, प्राकृत, अपभ्रंश, और उसके बाद आएगी हमारी हिंदी। तो मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट और पुरानी हिंदी, इनको हम पढ़ेंगे। तो पाली की मैंने कल वीडियो डाल दी थी और एक दो अक्षर मतलब कुछ पॉइंट्स रह गए थे, और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक 3 ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में लिखे गए थे। उसके बाद हमने पाली की व्याकरणिक अब आपसे विशेषताएं पूछे कि पाली की विशेषताएं क्या है, तो ध्वनि के आधार पर आप इनकी विशेषताएं बता सकते हैं। जैसे कि आपके सब्जेक्टिव पेपर में अगर ये आता है तो उसके बाद आप पाली की व्याकरणिक संरचना को बताएंगे कि किस प्रकार की है जो इसको विशेष बनाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। अब यहाँ पर मैंने छोड़ा था कि पाली की व्याकरणिक संरचना। वैसे तो इसमें हम आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्राकृत पढ़ेंगे, लेकिन पाली के ना 1-2 पॉइंट ही रह गए थे, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पाली में संस्कृत के नपुंसक 3 जैसे कि लिंग बताए थे कि पाली में 3 लिंग थे, संस्कृत में 3 लिंग थे, और पाली में संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप हो गया, यानी कि यहाँ पर भी 2 लिंग बच गए थे। और पाली में संस्कृत के द्विवचन का भी लोप होने लगा था, यानी कि 2 ही वचन रह गए थे, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन का यहाँ पर खत्म हो गया था। तो इस तरीके से ना 1-2 पॉइंट है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये आपको ना सब्जेक्टिव पेपर में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था कि लिखने में आपके काम आ सकते थे। और उसके बाद आप तीसरी विशेषताएं पाली की बता देंगे कि शब्दकोशीय प्रवृत्तियां। तो ये 3 विशेषताएं हो जाएंगी, 10 नंबर में ही आता है, तो काफ़ी कुछ आपके पास लिखने के लिए है। जैसे कि मेरे पास कमेंट आया था कि मैम आप एक सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी कोई क्वेश्चन करवाते रहे, तो ये भी मैं बहुत जल्द आपको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आपको सब्जेक्टिव पेपर में लिखना है। एक आध क्वेश्चन पर मैं वीडियो डालती रहूंगी। तो शब्दकोशीय प्रवृत्तियां क्या थी पाली की? पाली की शब्द संपदा का मूल आधार स्वाभाविक रूप से तद्भव था, ये भी मैंने आपको बताया था। स्थानीय व देशीय शब्दों का विकास तेजी से हुआ, यथा धन, स्त्री, बप जैसे पिता, ढेकणी, ढक्कन, ऐसे शब्द भी जो है पाली भाषा में शामिल होने लगे थे। अब देखो, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राकृत और मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था। तो जैसे कि हम आर्य भाषाएं पढ़ रही हैं, इसमें हमने प्राचीन आर्य भाषाएं पढ़ी, जिसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत को हमने पढ़ा। फिर उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषाएं पढ़ी और उसके अंदर हमने पाली पढ़ा, जो कि पहली अवस्था थी। मध्यकालीन जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं थी उनकी पहली अवस्था के अंदर हमने पाली पढ़ा। और आज हम दूसरी अवस्था पढ़ेंगे मध्यकालीन आर्य भाषाओं की, और उसके अंदर पढ़ेंगे हम प्राकृत। तो आप ये समझ रहे होंगे कि मैम ये कहाँ से ला रही है। तो हिंदी का प्रादुर्भाव संस्कृत से हुआ, सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद आती है पाली। ये मैं हर जगह पर बताती हूँ ताकि आपके ध्यान में ये बातचीत रहे। प्राकृत, और उसके बाद आती है अपभ्रंश, सॉरी पै के नीचे नहीं आएगा, भ्रंश, ये भय के नीचे आएगा अपभ्रंश, और उसके बाद आती है हिंदी। तो अब हमने पाली पढ़ लिया, उसके बाद हम प्राकृत पढ़ रही हैं। तो मोटे तौर पर प्राकृत का जो समय है सन 1 ईस्वी से
500 ईस्वी तक माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी आप सब्जेक्टिव के तरीके मतलब स्क्रीनिंग के लिए आप अभी पढ़ रही हैं। सब्जेक्टिव की तैयारी भी आपकी इसी के अंदर करवा दूंगी, यही कंटेंट रहेगा। बस मैं आपको ये बता दूंगी कि आपको सब्जेक्टिव में अगर ये प्रश्न आता है तो आपको लिखना कैसे है, ये मैं सारी बातें आपको बताऊंगी। हालांकि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको समय समय पर सही तरीके से गाइड करें। HPSC का मैंने सब्जेक्टिव भी दिया है, इंटरव्यू दिया है, सारा मुझे इसके नॉलेज भी है कि किस तरीके से मैंने HPSC को पढ़ा भी है। एक पेपर देकर जैसे एक्सपीरियंस हो ही जाता है, तो आप बेफिक्र रहें, सारी बातें आपको समय समय पर बताई जाएंगी। तो प्राकृत का समय याद रखना है। प्राकृत क्या है? मध्यकालीन आर्य भाषाओं की दूसरी अवस्था है, ठीक है। उसके बाद इसकी समय सीमा पूछे तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अब बढ़ती चली जाएंगी, जैसे 1 ईस्वी है ना, पहले यहाँ से 500, 600, 700, 1000, 1500, इस तरीके से आगे की तरफ हम बढ़ेंगे हम, ठीक है। प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरीदास वाजपेयी आदि व्याकरणों ने 3 चरणों में बांटकर देखा है। अब प्राकृत की भी जो अवस्थाएं हैं उनको किसने बांटा? 3 चरणों में बांटा। किसने बांटा? किशोरीदास वाजपेयी ने। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्राकृत की कितनी अवस्थाएं बताई हैं किशोरीदास वाजपेयी जी ने, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन्होंने 3 चरणों में बांटा। पहली है प्रथम प्राकृत, फिर द्वितीय प्राकृत और तीसरे नंबर पर आती है तृतीय प्राकृत। तो इन्होंने जैसे कि बांटा है, तो प्रथम प्राकृत में क्या है? प्राकृत प्राचीन प्रचलित जनभाषा है। मतलब प्राचीन प्रचलित जनभाषा होती है जो सामान्य लोगों की भाषा थी उस समय, उसे कहेंगे हम जनभाषा। और प्राकृत जो है ना, प्राचीन प्रचलित जनभाषा, मतलब उस समय के सामान्य लोग भी इस भाषा को बोलते थे। इसे प्रथम प्राकृत कहा। नमी साधु ने प्राकृत के संबंध में लिखा है, प्राक पूर्व कृत प्राकृत, अर्थात पहले से बनी हुई भाषा। तो प्रथम प्राकृत के बारे में नमी साधु का क्या वो है, प्राकृत के संबंध में उन्होंने अपने क्या विचार रखे? प्राक शब्द से बना है। प्राक का अर्थ है पूर्व कृतम प्राकृत, अर्थात पहले से ही बनी हुई भाषा थी, इसे कहा प्रथम प्राकृत। फिर द्वितीय प्राकृत है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्राकृत भाषा बनी। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत का थोड़ा सा सरल रूप होकर क्या बनी? पाली बनी। और फिर पाली से भी थोड़ा सा और साधारण होती चली गई, तो कौन सी भाषा निकल कर आई? प्राकृत भाषा निकल कर आई। तो जो सरल हो गई थोड़ी सी और संस्कृत भाषा, उसको कहा जाने लगा द्वितीय प्राकृत। और फिर हेमचंद्र ने लिखा है द्वितीय प्राकृत के संबंध में कि प्रकृति है संस्कृतम तत्र भवम ततः आगतम व प्राकृतम, अर्थात प्रकृति का मूल क्या है? संस्कृत है, और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। अब आपको ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, आपको ये ध्यान रखना है कि किस विद्वान ने क्या बात कही है। तो ये हेमचंद्र ने लिखा है कि प्रकृति का जो मूल है ना वह संस्कृत है, और जो संस्कृत से आई हुई है वह प्राकृत है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि संस्कृत से पाली आई, फिर पाली से ही प्राकृत बनी, तो मूल तो संस्कृत ही है ना, वहीं से प्राकृत निकल कर आई है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें साहित्य रचना हुई है, काफी अच्छी मात्रा में साहित्यिक रचना हुई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। तृतीय प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। यानी कि देखो, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, और उसके तुरंत बाद आती है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का जो रूप था ना, उसे कुछ विद्वान क्या कह देते हैं? प्राकृत भी कह देते हैं। ये अलग अलग मत हैं सभी के, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सामान्य रूप से वर्तमान काल में सारी बातें याद करने लायक नहीं होती हैं, सारी बातें आपको समझनी है, और समझकर जो प्रमुख तथ्य हैं वही आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें क्या ध्यान रखेंगे? एक तो दूसरी मध्यकालीन आर्य भाषाओं की दूसरी अवस्था प्राकृत है, फिर प्राकृत की समय सीमा आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि किशोरीदास वाजपेयी ने प्राकृत के 3 चरणों में बांटा, तो वो 3 चरण कौन कौन से हैं? फिर पहले चरण में नेमी साधु ने क्या बात कही? फिर द्वितीय चरण में हेमचंद्र ने लिखा कि प्रकृति का मूल जो है संस्कृत है, और संस्कृत से जो आगत है वही
प्राकृत है, ये बात हेमचंद्र ने लिखी। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा बस यही इसमें ध्यान रखने वाली बात है और कोई ज़्यादा विशेष बातें नहीं है, बस एक बार आपको अपनी समझ बनाते हुए चलना है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो सब्जेक्टिव में आपको पूरी हेल्प मिलेगी कि किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अगर सब्जेक्ट क्लियर नहीं है कि प्राकृत है क्या तो आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत है का क्या, कहाँ से निकल कर आई, कौन सी आर्य भाषा के अंदर आती है, ये सब बातें पता है तो क्वेश्चन 10 नंबर का आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका आंसर बन गया। सामान्य रूप से वर्तमान काल में प्राकृत नाम उस भाषा के लिए रूढ़ हो गया जो ईस्वी सन की शुरुआत यानी कि 1 ईस्वी से 5वीं शताब्दी तक प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित रही। इन्होंने ये कहा है कि प्राकृत उस भाषा के लिए रूढ़ हो गया। रूढ़ हो जाता है वो चीज़, मतलब सामान्य तौर पर वही बोली जाती है। रूढ़ का मतलब काफ़ी जो चीज़ पुरानी हो जाती है सभी लोग उसको सीधे वही बोलते हैं। जो एक ईस्वी से लेकर 5वीं शताब्दी तक जिसमें साहित्यिक रूप में जो प्रचलित रही वही भाषा प्राकृत के रूप में क्या हो गई, रूढ़ हो गई। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकालता है कि प्राकृत की जो प्रथम अवस्था है उसे पाली कह सकते हैं और प्राकृत की जो द्वितीय अवस्था है उसे प्राकृत कहेंगे। मतलब प्राकृत के ही 3 रूप बना दिए इसने, और जो प्राकृत के पहली अवस्था थी उसे ही पाली कहा, प्राकृत की दूसरी अवस्था थी उसे प्राकृत कहा और प्राकृत की जो तृतीय अवस्था थी उसे लोगों ने क्या नाम दे दिया, अपभ्रंश दे दिया। अब ये है कि हम इन्हें अलग अलग पढ़ रहे हैं, व्याकरणिक तरीके से, इनकी संरचना के तरीके से, इनके शब्दकोश जो विषय प्रवृत्तियां हैं उसके तरीके से हम इन्हें अलग अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे अब मुख्य रूप से देखें तो प्राकृत का काफी अहम रोल है। प्राकृत की विशेषताएं अब हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू हो जाता है। और ध्वनि संरचना संबंधी अब प्राकृत की 3 तरीके से हम विशेषताएं देखेंगे। एक तो ध्वनि संरचना के आधार पर, दूसरा उसकी व्याकरणिक संरचना के हिसाब से और तीसरी उसकी शब्दकोशीय प्रवृत्ति के आधार पर। तो 3 विशेषताएं प्रमुख है। अब आप मैं जैसे ही बोल रही हूँ तो बोल बोल कर ही आपको ये चीज़ें सारी याद हो जाएंगी और ये यूजीसी नेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं क्या हैं प्राकृत की, कि प्राकृत की ध्वनि संरचना पाली के समान ही है। पाली में हमने अलग अलग पढ़े थे, स्वर कितने थे, व्यंजन कितने थे। ठीक है, जो बातें पाली से अलग हैं वे इस प्रकार है, मतलब कुछ ध्वनि संबंधी संरचनाएं जो पाली की थी वही प्राकृत की है, लेकिन कुछ जो अलग हैं उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। विसर्ग के लुप्त होने की प्रक्रिया पाली में ही शुरू हो गई थी। जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पर अंग का ज़्यादा महत्व था, इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखना। और जो विसर्ग है, अंग जो है एह जिसे बोलते हैं, इसे पीछे विसर्ग होता है, तो विसर्ग लुप्त होने लग गया था किसमें, पाली में ही। ठीक है, और संस्कृत में आपको पता है विसर्ग और अनुस्वार का काफ़ी महत्व था। अनुस्वार, इसे अनुस्वार कहते हैं और इस विसर्ग को हम अनुनासिक भी बोल देते हैं। ठीक है, प्राकृत में इस संबंध में एक और विकास हुआ तथा विसर्ग युक्त अकारांत शब्द विसर्गहीन ओकारांत शब्दों में परिवर्तित होने लग गए। जैसे कि जो वीर था, तो मतलब जो विसर्ग था ना, विसर्ग युक्त अकारांत, वीर है, ए बोल रही हैं, अंत में ऐसे इसका समापन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बोले जाना लगा, वीरो हो, वीरो, तो ओकारांत हो गया ये। प्रसन्न है, पढ़ो, यानी कि विसर्ग का स्थान किसने ले लिया, ओकारांत ने ले लिया। ये परिवर्तन इसमें हुआ। फिर पहला परिवर्तन क्या था, विसर्ग लुप्त होने लगा धीरे धीरे, और पाली में ये व्यंजन का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता था। ये पाली की विशेषता है कि इसमें ये का प्रयोग ज़्यादा होता था, जबकि प्राकृत में प्राय ये समाप्त होने लगा और उसके स्थान पर जय प्रयोग होने लगा। अब ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि पाली में जो ये व्यंजन था वे काफ़ी प्रयोग होता था, लेकिन प्राकृत में आते आते ये समाप्त हो गया और ये का स्थान किसने ले लिया, जय ने ले लिया था। जैसे जो यश था तो उसे जस लिखने लगे, जैसे कि आप यशोदा देखेंगे और कई जगह पर आपको जसोदा भी लिखा हुआ मिलेगा। यह है, उसे जैसे जो लिखे जाने लगा, तो ये का स्थान किसने ले लिया, ये ने ले लिया। ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते चले जाएंगे तो ये आसान होते चले जाएंगे और इतना समय नहीं लगने वाला। पाली में संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए द्वित्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई।
प्राकृत में पहली बार इससे अगले चरण के रूप में नई परंपरा शुरू हुई जिसे क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण कहा जाता है। क्षतिपूर्वक मतलब किसी चीज की पूर्ति करना, दीर्घीकरण। अब देखो पाली में संस्कृत के जो संयुक्त व्यंजन थे, संयुक्त व्यंजन अक्षत्रिय, त्रैत्रिशूल, ज्ञानी और श्रेय श्रवण, इसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो इन संयुक्त व्यंजनों को क्या किया गया, सरल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। द्वित्वीकरण मतलब ये दो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे क और श को मिलाकर आपका क्षत्रिय बनता है, ये वाला शब्द बनता है। त्रय त्रिशूल जो बनता है वो तय और रै से बनता है। इसका मतलब है कि या तो आप दोनों में हलंत लगाओ या दोनों में से हलंत आप हटा दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से बनते हैं। तो इनकी द्वित्व की प्रक्रिया आरंभ हुई। प्राकृत में पहली बार इससे अगले चरण के रूप में एक नई परंपरा शुरू हुई और इस परंपरा को क्या कहा, क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, ठीक है। आगे आता है, इसके अंतर्गत द्वित्वीकृत रूप में प्राप्त व्यंजन का भी मूल व्यंजन बचा रहा, किंतु दूसरे व्यंजन के स्थान पर वह स्वर से युक्त होकर दीर्घ रूप में व्यक्त होने लगा। उदाहरण के लिए जैसे मृत्यु है तो मृत्यु को क्या लिखा जाने लगा, मिच्चू, मीच, जिह्वा को जिह्वा, ठीक है। मूल वर्ण भी वहां पर बचा रहा, जैसे ये जीभ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको लिखा जाने लगा। ये सिर्फ आपको समझने हैं, ठीक है। बस अगर रिटर्न में आता है, सब्जेक्टिव में आता है, तो फिर ये बातें आपको थोड़ा उदाहरण के तौर पर एक दो अक्षर आपको लिखने पड़ेंगे। आचार्य शेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके सब्जेक्टिव स्क्रीनिंग के लिए ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है। राजशेखर ने प्राकृत को क्या कहा, प्राकृत को तो मीठी भाषा कहा और संस्कृत को क्या कहा, कठोर भाषा कहा। किसने कहा, राजशेखर ने। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है क्योंकि ऐसे पॉइंट आपके इसमें स्क्रीनिंग में सीधे पूछे जाएंगे। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण एक शब्द आया था। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण संस्कृत से हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब संस्कृत थोड़ी भाषा थी ना, वो थोड़ी कठोर सी थी। ये राजशेखर के मत से मैं भी सहमत हूँ और उसको थोड़ा सा सरल किया गया। और प्राकृत का योगदान यह है कि उसी स्थिति से यह प्रक्रिया दिखाई देने लगी। प्राकृत में ही संस्कृत को थोड़ा सा सरल किया जाने लगा, उसे ही क्या कहा जाता है, क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, ठीक है। व्याकरणिक संरचना से संबंधित कौन सी विशेषताएं हैं, तो प्राकृत में परसर्गों का विकास पाली की तुलना में काफी अलग स्तर पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए इस काल में कय, केरक, परसर्ग का मतलब होता है विभक्ति चिन्ह जो होते हैं ना, इन्हें परसर्ग कहा जाता है। विभक्ति चिन्ह जैसे कर्ता के साथ हम क्या विभक्ति चिन्ह लगाते हैं, कर्ता ने, फिर क्या लगाते हैं, कर्म को। तो ये जो चीज है ना, ये ने को, कर्ता ने कर्म को, करण से ने को, के द्वारा, से अलग, ये सारे क्या थे, ये विभक्ति चिन्ह थे। विभक्ति चिन्ह है तो आप समझ गए। विभक्ति चिन्हों को क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। तो उदाहरण के लिए इस काल में कय जैसे केरक तथा मध्य परसर्ग दिखते हैं, जो आगे चलकर का, के, की और में के रूप में विकसित हो जाते हैं। समझ गए। जैसे ये वाले परसर्ग यूज होते थे, ये सारे परसर्ग हटकर प्राकृत के अंदर कौन से परसर्ग आगे थे, का, के, की और में जैसे परसर्ग के रूप में ये विकसित हो गए थे। यानी कि इन परसर्गों का, इन विभक्ति चिन्हों का प्राकृत में प्रयोग होने लगा था। ये व्याकरणिक संरचना संबंधी विशेषताएं हैं। अब पढ़ते हैं प्राकृत की शब्दकोशीय। शब्दकोशीय का मतलब एक शब्द बोलूंगी मैं, डिक्शनरी। डिक्शनरी बोलते ही आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। शब्दकोशीय प्रवृत्तियों के स्तर पर जो मूल विशेषता इस काल में दिखती है वह यह है कि संस्कृत के सरलीकरण की प्रक्रिया में जो शब्द परिवर्तित हुए। देखो संस्कृत से सरल होकर जो कौन सी भाषा आई, प्राकृत आई। इसमें कुछ वर्ण थे, संयुक्त जो व्यंजन थे उनको तोड़ा गया और सरल किया गया। तो इस प्रक्रिया में जो शब्द परिवर्तन हुए उनमें पुनः तत्समीकरण की प्रवृत्ति शुरू हुई। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि संस्कृत से सरल किए गए कई शब्दों को ध्वनि साम्य के कारण अन्य शब्दों से अलग करना मुश्किल हो गया था। संस्कृत से जैसे कोई सरल अलग किए गए, उनका मतलब उनको तोड़ा गया, सरलीकरण किया गया, तो जो हमारी अन्य ध्वनियां थे ना उनसे ये मैच करने लगे और अंतर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। इसलिए शब्दों के पुनर्तत्
पुनर्तत् समीकरण की प्रकृति अपभ्रंश में काफी अधिक मात्रा में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए जैसे कि उचित और उदित दोनों शब्द सरल होकर उयित हो गई, ठीक है, उयित हो गई। अतः अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए पुनः तत्समीकरण करना पड़ा। इसी प्रकार अति से अई हो गया और निरर्थक होने के कारण इसे पुनः परिवर्तित करके अति करना पड़ा। अब जैसे अई का कोई शब्द जो है अर्थ नहीं दे रहा, पहले अति का इन्होंने सरलीकरण किया, उसको आसान बनाया तो क्या हो गया आई, लेकिन आई का कोई अर्थ नहीं निकल रहा था तो फिर से इसे परिवर्तित किया गया और अति ही करना पड़ा। तो इस प्रकार से ना ऐसे सरल किया गया लेकिन अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ साम्य सा दिखाई दे रहा था, तो फिर इनको वापस से इनका क्या करना पड़ा, तत्समीकरण करना पड़ा। अब आता है प्राकृत के भेद। प्राकृत के भेद को लेकर विद्वानों की राय है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो प्राकृत के जो भेद है ना, इसमें ये विद्वानों के नाम, ये ग्रंथ दे रखे हैं और ये प्राकृत के भेद दे रखे हैं। अब जब नाम आता है भरत मुनि का और इनके ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी हो जाती है क्योंकि भरत मुनि का मत जो है काफ़ी माना जाता है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्राकृत के कितने भेद बताए गए हैं। तो प्राकृत को क्या क्या कहा जाता है, मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सूरसेनी यानी कि सौरसेनी, अर्धमागधी, वहालिक, दक्षिणायते यानी कि दक्षिणी भाषाओं को हम क्या कह सकते हैं, महाराष्ट्री भी बोलते हैं ना दक्षिण वालियों को, दक्षिणाते। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्राकृत को किस किस नाम से पुकारा, किस किस नाम से बताया, प्राकृत के भेद किए। तो याद रखना कि आपको कहीं पर भी मागधी लिखी मिले तो प्राकृत से उसका मतलब है, अवंतिजा लिखा मिले प्राच्या, सौरसेनी, अर्धमागधी, दक्षिणाते या महाराष्ट्री, तो इन सभी का नाम क्या है, मतलब ये मागध से है, प्राकृत से संबंधित हैं। और ये सारे भेद किसने किए, ये सारे नाम प्राकृत को किसने दिए, भरत मुनि ने दिए। और ऐसा हमें कहाँ पर मिलता है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, ठीक है। गौण विभाषा में इसको क्या कहा गया, प्राकृत को गौण मतलब थोड़ा सा कम प्रचलित, एक होता है मुख्य, एक होता है गौण जिसका कम महत्व होता है। तो कम महत्व के आधार पर इसको क्या कह सकते हैं, साबरी, आभिरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उद्रजा और वनेचरी। तो ये गौण विभाषाएं हैं इनकी, ठीक है। उसके बाद आता है वरुचि, और वरुचि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, प्राकृत प्रकाश, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सौरसेनी, इन्होंने कौन कौन से प्राकृत के भेद किए, सौरसेनी प्राकृत, और ऐसा तो भरत मुनि ने भी ये नाम कहा है, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत, पैसाची प्राकृत। अब वरुचि का सारा भरत मुनि से मिलता है क्योंकि ये चारों नाम भरत मुनि ने भी दिए हैं, लेकिन पैसाची प्राकृत भरत मुनि ने इसका भेद नहीं बताया। तो पैसाची प्राकृत किसने कहा, वरुचि ने, और ये सारे तो मिलते जुलते ही हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से अंतर करके आपको समझना है। हेमचंद्र का एक ग्रंथ है व्याकरण, प्राकृत व्याकरण, इसमें इन्होंने आर्षि यानी कि अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची और अपभ्रंश ये नाम दिए। चूलिका पैसाची को दंडी ने, आचार्य दंडी का नाम भारतीय काव्यशास्त्र के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो आचार्य दंडी ने चूलिका पैसाची को भूत भाषा कहा है। तो ये सभी आपने ना इनके हिसाब से याद रखना कि दंडी ने चूलिका पैसाची को क्या कहा, भूत भाषा कहा। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। ये भेद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। तो हेमचंद्र को प्राकृत का क्या कहा जाता है, पाणिनि कहा जाता है। इसके बाद और देख लेते हैं प्राकृत में क्या बचा है, तो फिर अब अपभ्रंश आ जाएगी आपकी, बस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अपभ्रंश और मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आपका एक ही काम है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, व्यूज़ होते हैं उतने प्लीज़ लाइक भी हों, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें क्योंकि जब मैं निःशुल्क दे रही हूँ तो आप भी निःशुल्क बांटिए, आपका कर भला तो
हो भला। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी कैंडिडेट वीडियो देख रहा है तो एक बार बस गुरुदक्षिणा के तौर पर आप ये समझ लें कि जब टीचर ने हमारे लिए वीडियो बनाई तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका कुछ जा रहा है, मेरी तो फिर भी यहाँ से एनर्जी वेस्ट हो रही है जो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बस इतना ही है दोस्तों, वही बहुत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इसको अंततः अपने गंतव्य तक इसको ले जा सकूँ। जो मैंने मतलब जो सिलेबस को पूरा करने की ठानी है उसे मैं पूरा करा सकूँ। पूरा मैं करवा दूंगी, क्योंकि मैंने पहले यूनिट शुरू की है और यूनिट नंबर 5 और 6 मैंने पहले से ही कंप्लीट करवा रखी है, जैसे ही HPSC ने सिलेबस दिया था। तो जिस दिन आपको वीडियो नहीं मिलती है, आप यूनिट 5 और 6 वहाँ से जाकर देखें। ये सारी वीडियो आपको कहाँ मिलेंगी? HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।